गुरु तू यशोमती, हर नाम में तू समारा, तू ही राम है। कहीं कीर्तन, कहीं राम धुन, कहीं है हवन, अरदास है। कहीं कीर्तन, कहीं राम धुन, कहीं है हवन, विधि वेद का है ये सब रचन, विधि वेद का है ये सब रचन, तेरा भक्त तुझको बुला रहा, तेरा भक्त तुझको बुला रहा, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु तू यशोमती, हर नाम में तू समारा, तू ही राम है, तू ही राम है, तू ही राम है। आते हैं तो इस जमीन को नमन करते हुए इस सारे प्रतिभागी को मैं इस मंच पे आमंत्रण करना चाहूंगा कि आप आइए और आपका जो ये सांस्कृतिक धरोहर है हमारे सारे प्रतिभागियों के साथ शेयर कीजिए। तो आपको सीसीआरटी की ओर से और सभी प्रतिभागी की ओर से आपको इस मंच पे मैं स्वागत करना चाहता हूं। सब ताली से हम उनको स्वागत करते हैं और कृपया हम समय की ध्यान रखेंगे। प्लीज आगे बढ़े सर। महाराष्ट्र की सभी टीचर्स अपना वीडियो ऑन करें प्लीज। जब आपका स्टेट प्रेजेंटेशन होगा तब हम सब भी प्रेजेंट रहेंगे, तो आप लोग भी प्रेजेंट रहें महाराष्ट्र के स्वागत में। ऑल टीचर्स ओपन योर वीडियोज प्लीज। पूरे धूमधाम से आजादी का अमृत महोत्सव पूरे भारत में मनाया जा रहा है। आप सभी ये ट्रेनिंग के माध्यम से आप सभी जुड़े हैं। सर मेरा आवाज आ रहा है क्या? जी सर, जी सर। हाँ कोई बात नहीं। जी सर कंप्लीटली बहुत अच्छा है आपका। हाँ, पूरे देश में धूमधाम से जो आजादी का अमृत महोत्सव आप सभी लोग बना रहे हैं, वो बहुत बड़ा मौका, बहुत अच्छा मौका आप लोगों को मिला है। ये आजादी का अमृत महोत्सव आप बना रहे हैं। भारतीय संस्कृति में महाराष्ट्र राज्य का जो योगदान है वो हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। मैं शरद देशमुख महाराष्ट्र से, हमारे साथी चौहान सर है, मैडम है और गायकवाड़ सर है। सभी को मेरा राम राम, नमस्कार। अपने सीसीआरटी के सभी रिस्पेक्टेबल मोहन मैडम है, वशिष्ठ सर है, संदीप शर्मा सर है, ये सभी लोगों को मेरा प्रणाम करता हूँ। एंग्री यंग मैन अपने मिथुन सर है। संदीप सर ऊपर से बहुत कठोर लगते हैं मगर वो मातृ हृदयी है। ऊपर से नारियल बहुत कठोर लगता है मगर खाने में मीठा रहता है। वो हिसाब से वो चलने वाले हैं। अपने मिथुन सर आप सभी को जोड़ते सामने चलते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत आगे बढ़ने का कार्यक्रम उनका चालू रहता है। मैं मेरे महाराष्ट्र का प्रेजेंट आप अपने सामने आया वाला है, वो मैं उसको
पेश करता। ऋग्वेद में महाराष्ट्र को राष्ट्र कहा गया है। चीनी यात्री ह्यूएन सांग और अन्य यात्रियों के दस्तूर बताते हैं कि सम्राट अशोक के समय में से राष्ट्रीय और बाद में महाराष्ट्र के रूप से जाना जाने वाला यह नाम संभवतः प्राकृत शब्द है। यह महाराष्ट्र से लिया गया है। कुछ के अनुसार महाराष्ट्र का महान राष्ट्र, कुछ लोग महाराष्ट्र शब्द को मर और रट्टा से जोड़ते हैं, लेकिन अन्य लोग सोचते हैं कि यह नाम महाकांतार, मतलब महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र भूमि में पूरी दंडकारण्य था, वो दंडकारण्य से सामने चल के महाराष्ट्र वो नाम बन गया। तो भी जो महाराष्ट्र में रहते हैं, क्यों मराठी भाषा बोलते हैं, क्यों सभी आप महाराष्ट्रियन उनको बोलेंगे। दिल्ली का तख्त संभालने वाला महाराष्ट्र जो है, जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ तब वो दिल्ली का रक्षण करने के लिए पूरे भारत में महाराष्ट्र से लोग आए। उस टाइम नाना साहेब पेशवा थे और नाना साहेब पेशवा ने अपने सैनिक के साथ वहां जाके बहुत लड़े। बहुत लोगों ने यहाँ पे अपना कुर्बानी दी, मगर ये युद्ध में मराठी लोगों को यहाँ उनकी हार हो गई। अब्दाली के सामने वो नहीं टिक सके। तो भी सामने चल के महादजी सिंधिया ने 10 साल बाद दिल्ली को और हासिल किया और दिल्ली के ऊपर हिंदू पद पादशाही का धोरण, छत्रपति शिवाजी महाराज का धोरण वहां उन्होंने चालू किया। महाराष्ट्र का गठन 1 में 1960 में हुआ। 1 में महाराष्ट्र राज्य का स्थापना दिन है। 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र राज्य महाराष्ट्र का उद्घाटन किया। पंडित जी ने महाराष्ट्र का मंगल कलश यशवंतराव चौहान को सौंपा और नए महाराष्ट्र का नेतृत्व सौंपा। जैसे महाराष्ट्र की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विरासत बहुत बड़ी है। महाराष्ट्र संतों, महंतों, ऋषियों और ऋषि मुनियों की भूमि है, के साथ साथ शूरवीरों की भी भूमि है। इस भूमि ने वीरता, बलिदान, देशभक्ति, परंपरा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी धर्मों का पालन किया और उन्होंने कठिनाई और यात्राओं के सहन करने के बावजूद भी अपना स्वराज्य सुराज्य यहाँ निर्माण किया। यहाँ संतों की भी परंपरा है। संत निवृत्तीनाथ, संत ज्ञानेश्वर, संत मुक्ताबाई, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत गोरा कुंभार, संत सावतामाळी, संत नरहरी सोनार, सेना महाराज, संत जनाबाई, बहुत सारे संत यहाँ हुए वाले। वैसे कर्मवीर भी यहाँ पे हुए वाले हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, छत्रपति शाहू महाराज है, महात्मा फुले है, सावित्रीबाई फुले है, कर्मवीर शिंदे है, महर्षि अण्णासाहेब कर्वे है, कर्मवीर भाऊराव पाटिल है। जैसे समाज सुधारकों ने सामाजिक जागृति की और बड़ी मेहनत से वो समाज को आगे ले। महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में स्थित एक राज्य है। महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र भारत के सबसे विकसित राज्यों में से एक है। महाराष्ट्र की भूमि अपनी विविध जीवंत और जीवंत संस्कृति के लिए जानी जाती है। एक भूमि जो अजय प्रिय योद्धा राजा शिवाजी महाराज द्वारा संरक्षित और महान मराठा शासकों द्वारा घोषित थी। राज्यों के लोगों की समृद्ध संस्कृति और सरलीकृत व्यवहार जीवन शैली, जिसकी विविध कला और परंपराओं को उपजा है, जो सदियों से पूजनीय और संरक्षित है। भारी औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण के बावजूद महाराष्ट्र में ऐसे कई स्थान हैं जिन्होंने उन क्षेत्रों के पारंपरिक व्यवसाय, कला और शिल्पों की अच्छी तरह से संरक्षित किया है। महाराष्ट्र का मैप जो है, महाराष्ट्र का जो नक्शा जो है, महाराष्ट्र को जो सीमाएं मिली है वो उत्तर दिशा में मध्य प्रदेश है, दक्षिण दिशा में कर्नाटक है, तेलंगाना है, पूर्व दिशा में छत्तीसगढ़ है, पश्चिम दिशा में अरब सागर है, वायव्य दिशा में गुजरात है। अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाने वाला महाराष्ट्र भारत के सबसे औद्योगिक राज्यों में से एक है। महाराष्ट्र में कुछ प्रमुख शहरों में मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, शिरडी और कोल्हापुर शामिल है। महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से ये एक है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित होने के कारण महाराष्ट्र ने केवल अनुकूलता जलवायु का भी आनंद लिया है, बल्कि देश के कुछ बेहतरीन समुद्र तटों का भी आनंद लेता है। आपको जिन समुद्र तटों की यात्रा करनी चाहिए उनमें में से कुछ है दापोली, अलीबाग, सिंधुदुर्ग, तारकली, काशीद और डहाणू। महाराष्ट्र एक मराठी भाषिक राज्य है। महाराष्ट्र को 6 डिवीजनों में और 36 जिलों में विभाजित किया गया है। राज्य की राजधानी मुंबई के साथ साथ भारत में सबसे अधिक आबादी वाला ये शहर है और नागपुर शीतकालीन राजधानी के रूप में कार्यरत है।
महाराष्ट्र भूमि में कुल 307.6 लाख हेक्टर क्षेत्र में लगभग 225.7 लाख हेक्टर क्षेत्र में फसल होती है। उसका मतलब है कि महाराष्ट्र के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 2/3 भाग फसलों के अधीन है। महाराष्ट्र की भूमि के मुख्य रूप से जलवायु, चट्टानों के प्रकार, वर्षा के अनुसार 6 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। वो पूरा मैं पढ़ के नहीं दिखाऊंगा टाइम की वजह से। कोकण तट है, लाल रेती वाला चंद्रपुर गढ़चिरोली जैसा तट है, जांभी मिट्टी वाला सातारा कोल्हापुर का भाग है, दादी मिट्टी भीमा कृष्णा पंचगंगा का परिसर है, रेगुर मिट्टी वाला, काली मिट्टी वाला कुल क्षेत्र, चिकन मिट्टी वाला पूर्वोत्तर महाराष्ट्र, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरोली। महाराष्ट्र लोगों की विशेषता का है, खासियत क्या है, ये आप देखेंगे। अतिथि देवो भव, सभी राज्यों के जो लोग अपने महाराष्ट्र में आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, झारखंड से आते हैं, अब हमारे बगल वाले राज्य में से, एमपी में से, यूपी में से बहुत सारे लोग यहाँ रोजगार के वास्ते आते हैं। सब जने अच्छी तरह से रहते हैं, हम सब मिलके रहते थे, ये सारे हम हमारे दोस्त बन गए हैं। उनको भी मराठी भाषा आती है अभी। अतिथि देवो भव, सब राज्यों के लोगों को महाराष्ट्र ने संभाल लिया है। वो उनको बहुत साथी के सरीके रहते हैं, दोस्त के सरीके रहते हैं। स्वराज्य का सुराज्य निर्माण करने का पहला प्रयास महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया है। जब पूरे विश्व में ग्रीक संस्कृति है, रोमन संस्कृति है, ये ख्रिस्ती साम्राज्यों के और मोगली साम्राज्यों के हमले से बच नहीं सकी। वो हिंदू संस्कृति की बचाने का काम, सिंधु संस्कृति बचाने का काम, उसका प्रयास महाराष्ट्र में से किया गया है। और पूरे महाराष्ट्र में स्वराज्य का निर्माण किया, सुराज्य का निर्माण किया। अन्य राज्यों में भी स्वराज्य निर्माण का प्रयास छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल को उन्होंने मोटिवेट किया। उन्होंने वैसा भी महाराष्ट्र के ऊपर एखादा संकट आया, एखादा प्रॉब्लम में आया, तो जिंजी में एखादा अपनी राजधानी होना चाहिए। तो महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी जिंजी में उस टाइम थी, तमिलनाडु में ये जिंजी है। जिंजी में वहां बहुत बड़ा साम्राज्य बाद में वेंकोजी राजे ने वहां बनाया। वेंकोजी राजे छत्रपति शिवाजी महाराज के भाई थे। स्वतंत्र संग्राम की शुरुआत करने वाला ये महाराष्ट्र राज्य है। अनेक स्वतंत्र संग्राम, अनेक सैनिक यहाँ से देखने को मिलते हैं। मराठी लोगों में जोखिम लेने की क्षमता है। वैसा महाराष्ट्र में तो मराठी लोगों का साम्राज्य बना ही था, तो भी अब्दाली का जब आक्रमण हुआ, नजीब खान रोहिला ने जब अब्दाली को बुला के लेके आ गए, तब तीसरे पानीपत के युद्ध के समय मराठे भाऊसाहेब उनके नेतृत्व में, सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में, विश्वासराव के साथ वो सब पानीपत पे युद्ध में हार गए। ये बहुत मराठी लोगों को अभी भी उनकी सल है। अभी भी बहुत बड़ा दुख महाराष्ट्र के लोगों को होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा एक ही उस टाइम परिवार नहीं था कि जिसका कोई मरा नहीं, वो युद्ध में शहीद नहीं हुआ। सर, तो भी महाराष्ट्र के लोग सर्व धर्म भाव ये स्वभाव से चलते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर की भावना रखते हैं। महाराष्ट्र में जो हेरिटेज है, तो वो महाबलेश्वर महाराष्ट्र के सातारा जिले में ठंडी हवा और पर्यटक के आकर्षण का साथ है, जहां साल भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। अंग्रेजों के जमाने से बेहतरीन हिल स्टेशन महाबलेश्वर आज भी मशहूर है। महाबलेश्वर पश्चिमी घाट की श्रेणी में समुद्र तल से 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह एक ऐसी जगह है जैसे महाराष्ट्र के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। यह बहुत ठंडी जगह है। महाबलेश्वर का खूबसूरत पर्यटन स्थल है। महाबलेश्वर बाजार बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ ऊनी कपड़े, स्वेटर, चमड़े की पट्टियां, चमड़े के पर्स आदि वस्तुएं विभिन्न रूपों में मिलती है। माथेरान, रामगढ़ जिले में माथेरान एक ठंडी जगह है। मुंबई और पुणे के लोगों को घूमने के लिए माथेरान सबसे नजदीकी और सबसे खूबसूरत जगह है। लगभग 803 मीटर माथेरान 2600 फीट की ऊंचाई पर एक पठार पर स्थित है। पूरा सिर विन्न के साथ साथ घनी झाड़ियों और लाल पहाड़ियों के ढका हुआ है। यहाँ एक अधिकांश पठार पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की ओर से ढह गए हैं। इन किनारों के बिंदु कहा जाता है कि इन बिंदुओं के नाम अंग्रेजों ने दिए हैं। उन्होंने माथेरान की स्थापना की थी, इसलिए इन बिंदुओं को नाम अंग्रेजों ने दिए हैं। पॉइंट बोलते हैं आप उसको, सनसेट
कल्चरल हेरिटेज अजंता की गुफा है, जिला औरंगाबाद, बौद्ध गुफा है, प्रसिद्ध अजंता गुफा है, महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के सोयगांव तालुके में स्थित है। गुफा है औरंगाबाद शहर के 100 किलोमीटर दूर वाघूर नदी पर स्थित है। अजंता का निर्माण 2 प्रकार के मठों में और चैत्यों में हुआ है। ये चैत्य गुरु एक स्तूप वाला मंदिर है। इन गुफाओं के माध्यम से गौतम बुद्ध ने जीवन की घटनाओं को सांस्कृतिक संबंध और नैतिक मूल्य का एहसास होता है। साथियों, एलोरा की जो गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं में 1951 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया और 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व पर्यटन स्थल नामित किया गया था। औरंगाबाद शहर से 30 किलोमीटर दूर एलोरा की 34 गुफाएं 5वीं और 10वीं शताब्दी का बनाई ये गुफाएं हैं। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों की गुफाएं के साथ यहाँ देखी जाती है। गुफा पुराणों में शैव चित्र और घटनाएं, गुफा में बोधिसत्व की मूर्तियां और गौतम बुद्ध की मूर्तियां भी पाई जाती है। विश्वकर्मा की गुफाएं 10वीं सबसे बड़ी मानी जाती है। पर्वत पर शिव और पार्वती बैठे हैं। जब रावण पर्वत को हिला रहा था, तब यहाँ एक गुफा होती है। वहां जैसे कैलाश गुफा कहा जाता है। यह गुफा बहुत ही शानदार है। जैन मंदिरों के 5-6 गुफा मंदिर है। उन्होंने आप इंद्र सभा, छोटा कैलाश, जगन्नाथ सभा देख सकते हैं। जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ की भी मूर्ति यहाँ पे मौजूद है। ये मंदिर की बात यह है कि मंदिर का कलश पहले बनाया और बाद में वो मंदिर का डिजाइन किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, भारत की आर्थिक राजधानी में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक ऐतिहासिक और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जिसमें विक्टोरिया टर्मिनस जीटी भी कहा जाता है, सीएसटी भी कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से भी ये जाना जाता है। इसे 1887 में महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक की स्वर्ण जयंती के अवसर पर बनाया गया है। लर्निंग इंस्टीट्यूट जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में अब देश के सबसे अधिक मान्यता प्राप्त संस्थान है। 15 विश्वविद्यालय और 848 कॉलेज एक उल्लेखनीय उपलब्धि, जिसका श्रेय सक्रिय राज्य सरकार को जाता है। जमुनाबाई नर्सिंग स्कूल भारत में सीखने के एक प्रमुख संस्थान के रूप में लंबा है और मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में स्थित है। स्कूल अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है और 2 लाख वर्ग फुट में ये स्कूल फैले वाला है। महाराष्ट्र का गीत है जय जय महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। ये पूरा गीत मैं अपने कार्यक्रम टाइम की वजह से मैं नहीं पढ़ सकूंगा। महाराष्ट्र पंछी, हरियल ये महाराष्ट्र का पंछी है। हरियल की खासियत ये कि ये पेड़ पर कभी बैठता नहीं, वो जमीन पे बैठ के पानी भी पीता नहीं। बहुत सारे फल आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही? सर ऑडिबल है, आ रही है सर। आ रही है सर। हाँ, आवाज आ रही थी सर, आवाज। बिल्कुल आ रहा है सर आपका आवाज, आप आगे बढ़े। हाँ, कोई बात नहीं सर, थैंक यू सर। महाराष्ट्र राज्य का पशु है शेकरू। शेकरू महाराष्ट्र का राज्य पशु है। शेकरू भीमाशंकर क्षेत्र में बड़ी संख्या में पाया जाने वाला ये जानवर है। 5 मिनट। हाँ, कोई बात नहीं सर, कोई नहीं। ये शेकरू ऐसा कहा जाता है, जब प्रभु श्री राम माई सीता को ढूंढने के वास्ते जब लंका गए। तक आप कर दीजिएगा सर। हेलो सर, हेलो हेलो, कंटिन्यू सर। वो हाँ, कोई बात स्पीकर नहीं। ऑन रखते हैं। मिथुन जी बंद कर लीजिए स्पीकर। हाँ, जब प्रभु श्री राम माई सीता को लेने के वास्ते, उनको खोज करने के वास्ते जब लंका पहुंचे, तब वो शेकरू ने जब सेतु बनाया था, सेतु में बहुत सारे चूहे के बिल थे, वो बिल बुझाने का काम ये शेकरू ने किया। अभी भी ये शेकरू को प्रभु श्री राम ने इसकी पीठ पर, जब प्रभु श्री राम को मालूम गिरा, तब इसकी इनके पीठ पर हाथ फहराया, तो उनकी उंगली के निशान अभी भी उनकी पीठ पर दिखाई देते। बाद में महाराष्ट्र राज्य का पेड़ जो है सर, ये आम है। आप सब जने हिंदू संस्कृति में ये पेड़ का बहुत धार्मिक महत्व है। हिंदू धर्म में जब कोई भी शुभ कार्य होता है, तो अपने दीवारों पर, अपने मकान पर ये आम की पत्तियां लगाते हैं। धार्मिक भाव से वो आम की तरफ देखते हैं।
छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य संस्थापक आदर्श शासक महाराज की कर्मभूमि महाराष्ट्र की ये भूमि है जहां उन्होंने अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना कर एक आदर्श और प्रजाहितकारी राज्य की स्थापना की तथा सामान्य जनमानस को स्वाभिमान से जीने की तरह दिखाई। हमने ज्योतिराव फुले महाराष्ट्र के अग्रणी समाज सुधारकों में ज्योतिराव फुले जी भी नाम लिया जाता है, जिन्होंने समाज की जाति व्यवस्था और महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। उन कार्य में सावित्रीबाई फुले ने उनको साथ दिया। छत्रपति शाहू महाराज जो आरक्षण की संकल्पना है वो पहला राजा है। उन्होंने अपने राज्यों में लोगों को जो शोषित वर्ग है वो शोषित वर्गों के लिए बच्चों के लिए अपने शिक्षा के अंतर्गत किंवा निवास के अंतर्गत उन्होंने उनके लिए आरक्षण रखा। आरक्षण देने वाला वो पहला राजा था और वो आरक्षण का चालू करने वाला महाराष्ट्र है। लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र के कोकण में जन्मे लोकमान्य तिलक प्रखर वक्ता और नेता के जिन्होंने भारत के स्वतंत्र संग्राम अंग्रेजों के जन अभियानों द्वारा कड़वा प्रतिकार किया। उन्होंने जहाल मतवादी उनको बोला जाता है। उनकी लेखनी अपने केसरी मराठा वर्तमान पत्र के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों के ऊपर अपनी लेखनी चलाई। उनका बहुत यहाँ गर्व से जहाल मतवादी लोग उनको बोलते हैं। डॉक्टर बाबा साहब का जन्म जो भी एमपी में हुआ तो भी उनकी कर्मभूमि जो है वो महाराष्ट्र रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़, नासिक, पुणे, मुदखेड़ आदि जगह पर आंदोलन किए और भारतीय संविधान निर्माण की प्रमुख भूमिका उन्होंने निभाई है। अम्बेडकर जी दुनिया के चुनिंदा विद्वानों में से एक थे जिनके पावन स्मृतियों को देश और दुनिया सदैव विनम्र अभिवादन करती है। डॉक्टर विजय भटकर सुपर कंप्यूटर के जनक उनको माना जाता है और निर्माता माना जाता है। विजय भटकर भी मूलतः महाराष्ट्र राज्य से थे, जिनकी विश्व भर में पहचान हुई। उनके कंप्यूटर से जुड़े महान संशोधन से आधुनिक जगत में अत्यंत गतिशील और अचूकता और परिणाम देने वाली सुपर कंप्यूटर की खोज की तकनीक पूरे विश्व में एक क्रांतिकारी कदम उन्होंने रखा, जिनका पूरा श्रेय भारत भूमि के विजय भटकर को दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के भारतीय सिने जगत के ये संस्थापक हैं। उन्होंने भारतीय सिने सृष्टि की मोड़ उन्होंने फिल्मी जगत की शुरुआत ये दादा साहेब फाल्के ने की है। अभी देहांत लता मंगेशकर जी का हुआ है। लता मंगेशकर संगीत और गायन की दुनिया में कोयल नाम से जानी जाती है और प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर महाराष्ट्र राज्य में से आती है, जिसमें से अनेक संगीत क्षेत्र में के लगभग पूरा सफर महाराष्ट्र राज्य में ही रहा है। सैकड़ों से अधिक विभिन्न भाषाओं के गीत को उन्होंने गाया है, जिसमें उनकी मीठी सुरील आवाज ने दुनिया भर के श्रोताओं का और भाव विभोर कर दिया है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत का गणराज्य की 12वीं राष्ट्रपति। उन्होंने 25 जुलाई 2007 में अध्यक्ष पद ग्रहण किया। वह भारत की राष्ट्रपति नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। उनका जन्म महाराष्ट्र के जलगांव जिले में लाडगांव में हुआ। महाराष्ट्र में आर्ट के बारे में लावनी नृत्य जो लावनी है वो लावनी में महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। प्रदर्शन कला रचनात्मक गतिविधियों का ये रूप है जो दर्शकों को सामने किया जाता है, जिसमें नाटक और संगीत के नृत्य शामिल होते हैं। सिनेमाघर कैपिटल सिनेमा मुंबई के सबसे पुराने थिएटरों में से एक है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के ठीक सामने स्थित यह कुंवरजी भक्तिवाला द्वारा बनाया गया है। 1879 में निर्मित एक विरासत ग्रेड विक्टोरियन की यह संरचना है। नाटक जीवन या चरित्र को चित्रित करने या आमतौर पर संवाद के माध्यम से संघर्ष और भावनाओं को शामिल करने वाली कहानी बताने वाला यह पद्य या गद्य के रूप में रचना और आमतौर पर नाटकीय प्रदर्शन की यह डिजाइन है। 1843 में विष्णुदास भावे ने सांगली के मंच पर अपना पहला मराठी नाटक प्रस्तुत किया था। महाराष्ट्र में संगीत और वाद्य यंत्र जो है ढोलकी है, मंजीरा है, टुनटुनी है, हारमोनियम है, टफ है। शरद सर से थोड़ा सा हम फर्स्ट चले
क्योंकि हमारे सर रिसोर्स भी जुड़ रहे हैं। सर 1 मिनट में खत्म कर देता मैं। जी, जी, वारली जो महाराष्ट्र में जो वारली चित्रकला है वो शेड्यूल ट्राइब आदिवासी लोग अपन बोलते हैं उनको, वो आदिवासी लोगों की बहुत पेंटिंग अच्छी है। अभी भी वो महाराष्ट्र में मेलघाट वगैरह गढ़चिरोली भाग में आप गए तो स्कूल में ऐसी पेंटिंग जगह जगह पर मिल जाती है। लिटरेरी साहित्य के बारे में बहुत संत ज्ञानेश्वर का ज्ञानेश्वरी है, भागवत पुराण है, भगवान श्री कृष्ण को द्वारा अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में बताया गया तथा वेद व्यास द्वारा लिखित महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत आने वाली श्रीमद भगवद गीता का मराठी भाषा में सरल अर्थ और रूपांतर ज्ञानेश्वरी नामक के ग्रंथ में संत ज्ञानेश्वर ने किया है। वो संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र से आते हैं। संत तुकाराम की गाथा है, संत नामदेव है, कवियत्री बहिनाबाई चौधरी है, जो खुद उनको लिखना नहीं आता था तो भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपना रचनाएं की है। विषय खांडेकर है, शिरवारकर है, उन्होंने अच्छी तरह से वो कथा कादम्बरी में अपना योगदान दिया। महाराष्ट्र राज्य में बनाने वाला त्योहार जो है दिवाली है, गणेश चतुर्थी है, नारियल पूर्णिमा है, रक्षाबंधन उसे कहते हैं, रमजान है, नवरात्रि है, बहुत धूमधाम से पारसी नववर्ष दिन, गोकुल अष्टमी, वट पौर्णिमा, वट सावित्री, महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, यहाँ बहुत त्योहार धूमधाम से बनाए जाते हैं। सभी लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। हैंडीक्राफ्ट के बारे में सावंतवाड़ी कोकण में पश्चिम घाट के किनारे एक शहर है और प्राकृतिक सुंदरता, शिल्प और विभिन्न वस्तुओं की सतह शरद सर कोई एक देखिए, महाराष्ट्र के सूचनाओं का तो कोई एंड होगा नहीं, तो हम समाप्त करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं सीसीआरटी की तरफ से। एक तो आप इतना विशुद्ध हिंदी बोलते हैं, है ना, तो शायद संस्कृत में भी आपकी पकड़ है जिसकी वजह से आप इतनी अच्छी हिंदी बोल पा रहे हैं। और महाराष्ट्र के लोगों से, महाराष्ट्र के भाई बहनों से हम जो सीखते हैं वो देशभक्ति का पाठ सीखते हैं। तो मैं 2 लाइनों के साथ सर शरद देशमुख जी को वोट ऑफ थैंक्स करता हूं। भरा नहीं जो भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, मानो नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमारे महाराष्ट्र के लोगों में अगर कोई चीज कूट कूट के भरा है तो वो देशभक्ति भरा हुआ है। और हम सभी महाराष्ट्र के लोगों से ये सीखते हैं कि अपने माटी के प्रति, अपनी जमीन के प्रति, अपने जन्मभूमि के प्रति कैसे डेडिकेट हमको रहना चाहिए, अपने कार्य को कैसे समर्पित रखना चाहिए। देशमुख सर, आपका बहुत सारा धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया महाराष्ट्र का। थैंक यू सो मच आपके प्रेजेंटेशन के लिए। अब मिथुन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो हमारे योग के एक्सपर्ट हैं। अगर आप योग को देखें अब तो विश्व मान चुका है। शर्मा सर नमस्कार। सर नमस्कार। और अब तो यूनेस्को ने भी मान लिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस ने भी मान लिया कि भारतीय विज्ञान परंपरा पूरे विश्व के लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये गर्व का विषय है। और इसको बताने के लिए हमारे बीच शर्मा साहब हैं। मैं मिथुन जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि शर्मा साहब जी का हम स्वागत करें। मिथुन जी। जी सर, नमस्कार सर, आपको नमस्कार। जैसे कि सर ने बताया कि योग को पूरा विश्व ने मान लिया, हम विश्व योग दिवस मनाते हैं। तो हमारे ये जो ओरिएंटेशन कोर्स है, जहाँ पे हमने कोशिश किया हमारे संस्कृति की अलग अलग धरोहर को हमने इस कोर्स के दौरान हम इस ट्रेनिंग में लाए और हमारे प्रतिभागी को ओरिएंट करें। तो योग भी ऐसे एक भारतीय शास्त्रीय कला है, जैसे कि कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमारा शरीर ठीक नहीं है तो हमारे ये नॉलेज हम कहाँ पे रखेंगे। इसीलिए हमने इस प्रोग्राम के दौरान, अगर आप फिजिकल मोड पे आते हैं तो आपको सुबह सुबह योग करने का एक प्रावधान रहता है, साथ में एक लेक्चर भी होता है। तो आज हम कोशिश करेंगे ऑनलाइन पे उसी सेशन को हम प्रेजेंट करें। तो डॉक्टर अनिल शर्मा जी को मैं सीसीआरटी की ओर से और सारे प्रतिभागी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं इस मंच पर। Dr. Anil Sharma ji, the name is synonymous to medicine. So he is a man of medicine, and additionally he is practicing yoga, Ayurveda, and all the aspects of Indian medical system and health traditions. So sir has a long association with CCRT, and sir is enriching our training program, and successfully we are implementing Indian health tradition in सीसीआरटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो सर आपको हार्दिक धन्यवाद, आपने आए और हमारे प्रतिभागियों के लिए समय आपने दिया सर।
तो आपको इस मंच पे स्वागत करता हूं। और हमारे साथ 91 पार्टिसिपेंट फ्रॉम 12 डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया हमारे साथ है सर। ये एक मिनी भारत हम कह सकते हैं एक ही वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। तो पुनः आपको स्वागत करता हूं सर। नाउ ओवर टू यू सर। थैंक्स सर, थैंक्स सर। मैं आज आप लोगों के बीच योग के विषय को लेकर जुड़ा हूं और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद मिलने का, जुड़ने का और योग को समझने का। योग कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, योग कोई ट्रीटमेंट नहीं है, योग है लाइफ। आपको जीवन को जीने का एक तरीका कि हमें कैसे करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चाहे साधना करनी हो चाहे भोग भोगने हो, रूटीन लाइफ में हमें शरीर को स्वस्थ रखे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। शरीर स्वस्थ है तो आप कोई भी कार्य करते हो, आप सभी टीचर प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, तो आपको नित्य प्रति अपने क्रियाकलाप के अलावा सभी बच्चों के साथ नियमित रूप से आप स्ट्रेस में भी रहते हैं, तो उस तनाव से दूर कैसे रहें इसके लिए भी योग है। साधना के लिए तो है ही। महर्षि पतंजलि जिन्होंने हमें योग दिया, उन्होंने एक परिभाषा दी, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध। कैसी वृत्तियां? वो वृत्तियां जो आपको तनावित करती हो। पहले तो वृत्ति शब्द को बता दो कि वृत्ति का अर्थ होता है कोई भी विषय जब हमारे सामने, चाहे वो पढ़ने का हो, कोई शब्द हो, कोई आकृति हो, कोई रूप हो, वो जब हमारे समक्ष आता है, चाहे हमारी जितनी भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, 5 सेंसरी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, तो जो हमारे आंखें हैं, कान हैं, नाक है, जीभ है, स्किन है, ये बाहर के विषयों से हमें इंफॉर्म कराती है। तो इंफॉर्मेशन को लेने का काम जो है वो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स करते हैं। फिर ब्रेन उसको एनालाइज करता है और जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर गुदा उपस्थ, ये और वाणी, ये हमारी कर्म कराती है। तो ये जो बैलेंस है सेंसरी ऑर्गन से लेकर ज्ञानेंद्रियों से लेकर कर्मेंद्रियों का व्यापार, ये ब्रेन ही रिसीव करता है, ब्रेन ही उसको एनालाइज कराता है, ब्रेन ही वर्किंग कराता है। ये सब कुछ परफेक्शन के साथ हो जाए उसके लिए हमें योग है। अब कोई विषय, जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे शब्द आपके कान को सुन रहे हैं, मेरे शरीर को आप देख रहे हैं, मेरी वाणी को सुन रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके चित्त के अंदर स्टोर होती है और चित्त उसको बताता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन स्टोर होना, बताना, उसके जैसा बनना, तो आपका चित्त एक एपरेटस है बहुत सूक्ष्म, जो कोई विजिबिलिटी नहीं है उसकी, लेकिन आपको ये नॉलेज करा रहा है मेरी वाणी की भी और मेरी फिजिकल अपीयरेंस की भी। तो ये जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है ये चित्त के द्वारा। अब चित्त उसी शब्द के आकार का, उसी आकृति के आकार का जो हो जाता है उसको कहते हैं चित्तवृत्ति। जब ये चित्तवृत्तियां, ये बहुत गहन विषय है, बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने आपको समझाया है, ये तनाव वाले विषय की होती हैं, स्ट्रेस की होती हैं, नेगेटिविटी की होती हैं, क्रोध की होती हैं, राग की होती हैं, द्वेष की होती हैं। जब ये इंफॉर्मेशन हमारा चित्त बताता है तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। तब फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी पर क्या इफेक्ट आता है उसको समझने की जरूरत है। ये तनाव वाले विचार, जिनको हम नेगेटिव थॉट्स कहते हैं, नकारात्मक विचार कहते हैं, ये हमारे हार्मोनल डिस्टरबेंस करते हैं, हमारे माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, हमारी एनालिटिक पावर को खत्म करते हैं, जिसके कारण हम तनाव में होने के कारण शरीर डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें ये विषय पता होने चाहिए, साथ ही साथ हम इन नकारात्मकता से कैसे बचें,
उसको समझने की आवश्यकता है। तो मैं बड़े सिंपल सहज शब्दों में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देने वाला। आज हम स्टार्ट जो करते हैं वो यहां से करते हैं कि हम में से कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहता। बीमार का अर्थ होता है, मैं एक थोड़ी कॉमेडी के उसमें बोल देता हूं, बीमार का मतलब होता है बे मतलब की मार, यानी कि हम नहीं चाहते हम बीमार हो, लेकिन हो जाते हैं। उनके कारण क्या क्या हो सकते हैं, उन कारणों को ढूंढने की आवश्यकता है ताकि हम स्वस्थ रह सकें। तो योग इसमें आपको हेल्प करेगा। योग कैसे हेल्प करेगा? तो पहले हम उसके एक कॉज पर जाते हैं, रूट ऑफ द कॉज फॉर अनहेल्दीनेस, यानी कि बीमारी का लक्षण किस वजह से हुआ। हमारे शरीर में वेस्ट का रुकना, ये नेचुरोपैथी का सिद्धांत है। मॉडर्न साइंस में हम कहते हैं बैक्टीरिया, वायरस, इनके इन्फेक्शन से बीमार होते हैं, लेकिन नेचुरोपैथी जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो कहती है डिपोजिशन ऑफ टॉक्सिन्स आपको बीमार कर देते हैं। बड़े सहज आसान शब्दों में और समझा देता हूं। आप लोग किचन में खाना बनाते हैं, किचन में खाना बनाने के बाद जो वेस्ट बचता है, उस वेस्ट को अगर 2, 4, 10, 5 दिन आप किचन में ही रोक दें, तो उस किचन के अंदर, उस वेस्ट के अंदर कीड़े पनपने लगेंगे, स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, बदबू आनी शुरू हो जाएगी, और उस किचन के अंदर बहुत सारे कीड़े रेंगने लगेंगे। उन्हीं को हम बैक्टीरिया, वायरस, और ज्यादा सूक्ष्म हो गए तो बैक्टीरिया या वायरस कह देते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो बीमार नहीं है, कोई बदबू नहीं है, कोई वेस्ट नहीं है, तो हमारा शरीर स्वस्थ है। अब ये ही वेस्ट, जो वेस्ट कहते हैं जो शरीर को नहीं चाहिए, इसको हिंदी में एक बड़ा अच्छा नाम है विजातीय द्रव्य। विजातीय का अर्थ होता है जो शरीर की जाति का नहीं है। अब वेस्ट जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसको हम कहते हैं बॉडी में, मॉडर्न साइंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो एक्सक्रीट अपने आप होता है। वो एक्सक्रीटरी सिस्टम वेस्ट कौन कौन सा है? स्टूल है, यूरिन है, स्वेट है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, या आपकी बॉडी के डेड सेल्स हैं, ये शरीर से अपने आप बाहर होते रहते हैं। जब आप इनहेलेशन करते हैं तो आप एयर इनहेल करते हैं, जब एक्सहेलेशन करते हैं तो भी एयर ही करते हैं, लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। इनहेलेशन में ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन को हम कह देते हैं प्राणवायु, और जो आपके शरीर से बाहर गई कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कह देते हैं दूषित वायु। तो ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन का जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा होता रहता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसको हम कह देते हैं डिफ्यूजन की क्रिया। ये डिफ्यूजन की क्रिया नॉर्मल आपकी होती रहती है। ऐसे ही शरीर से स्टूल पास होता रहता है, ऐसे ही शरीर से यूरिन पास होता रहता है, ऐसे ही स्किन से स्वेट, पसीना बाहर होता रहता है, और बॉडी के अंदर जो सेल्स डेड होते रहते हैं, लीवर उनको रिसाइकल करके बाइल जूस बनाता रहता है। ये सारा प्रोसेस, मैकेनिज्म अपने आप होता रहता है। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि जो हमारे शरीर में ये टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। टॉक्सिन्स जमा होंगे तभी कोई बैक्टीरिया या वायरस आपको बीमार कर सकता है। अदरवाइज आप 4 लोग आपके परिवार में, चारों बीमार नहीं हुए, वो ही खाना खा रहे हैं, एक जैसा खाना बन रहा है, एक जैसा एनवायरनमेंट है, लेकिन कोई एक व्यक्ति बीमार हो गया, तो उसका जो कारण हुआ वही डिपोजिशन ऑफ टॉक्सिन्स कहलाता है। ये डिपोजिशन ऑफ टॉक्सिन्स है, इसके 3 फैक्टर। ये क्यों हो गया? हम तो ठीक थे, ये हमारे अंदर गंदगी क्यों रुकनी शुरू हो गई? तो उसके लिए हमने जो समझा वो मैं आपको समझा रहा हूं। उसके लिए 3 मेजर फैक्टर हैं। अगर आपकी रॉन्ग चॉइस ऑफ फूड है, खाना सही ढंग से नहीं खा रहे हैं, मात्रा में कम ज्यादा खा रहे हैं, बार बार खा जा रहे हैं, और इस तरीके से अगर आप
टाइम पे टाइम खा रहे हैं, मील के बीच का गैप प्रॉपर नहीं हो रहा है, एसिडिक डाइट ज्यादा ले रहे हैं, तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं। इसको मैंने एक टॉपिक में कवर किया जिसको कहते हैं रॉन्ग चॉइस ऑफ फूड, खाने का गलत चयन आपका, वो आपको बीमार कर सकता है। दूसरा फैक्टर है लैक ऑफ एक्सरसाइज। आप खाया पिया और सो गए, कोई मूवमेंट नहीं करी, कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं करी, और किसी भी तरह की आप अपनी जोड़ों की, मसल्स की, जॉइंट्स की, इनकी कोई मूवमेंट नहीं करते हैं, तो भी आप बीमार होते हैं। और तीसरा फैक्टर है आपके स्ट्रेस, क्योंकि शरीर के अंदर जो 10 मेजर सिस्टम है, मैं सबसे पहले स्ट्रेस पे ही आता हूं। वो 10 मेजर सिस्टम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, और इसके अलावा स्केलेटल, मस्कुलर, डाइजेस्टिव, एलिमिनेटरी, इस तरीके से 10 मेजर सिस्टम है। ये सारे सिस्टम को जो आपका काम कराता है उसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। इन सारे शरीर की फंक्शनिंग को कराने वाला है नर्वस सिस्टम। मॉनिटरिंग जिसको कहें, वो नर्वस सिस्टम हमारा करता है। और किससे करता है? विद द हेल्प ऑफ हार्मोनल एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम मिलकर आपके शरीर की फंक्शनिंग को मॉनिटरिंग करते रहते हैं। अब जैसे मुझे श्वास लेना है, छोड़ना है, कब लेना है, कब छोड़ना है, ये ऑटोमेटिकली कौन मॉनिटरिंग कर रहा है? आपका ब्रेन। आपका ब्रेन आपके चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में चौड़ी 4 इंच की पट्टी होती है जिसको कहते हैं हम डायाफ्राम। डायाफ्राम पर बेस होते हैं आपके लंग्स। तो डायाफ्राम को ब्रेन एक सिग्नल भेजता है कि तो वो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है तो लंग्स ऊपर नीचे होते हैं, लंग्स दबते हैं तो एक्सहेल हो जाता है, लंग्स फैलते हैं तो इनहेल हो जाता है। लंग्स रेस्पिरेशन नहीं करता, श्वास प्रश्वास लंग्स नहीं करते, वो डायाफ्राम करता है विद द हेल्प ऑफ कॉस्टल मसल्स। जो आपकी पसलियों के बीच की मांसपेशियां हैं, उनके साथ मिलकर ये लंग्स ऊपर नीचे होते हैं। तो लंग्स जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक्सहेल हो जाएगा, लंग्स जब फैल जाएगा तो इनहेल हो जाएगा। तो कौन करा रहा है? आपका ब्रेन। आपने खाना मुंह के अंदर डाल लिया, गले से नीचे चला गया, अब आपका रोल खत्म। अब ब्रेन उसको डाइजेस्ट करेगा, कब कौन सा सीक्रेशन भेजना है, कब कौन सा एंजाइम भेजना है, कब कौन सा जूस भेजना है, अपने आप चलता रहता है। तो इसका मतलब है पूरे शरीर की जिम्मेदारी संभालने की किसकी है? नर्वस सिस्टम। अब जब शरीर पूरे शरीर नर्वस सिस्टम पूरे शरीर को संभाल रहा है और आप उसको अगर तनाव वाले विचार उसमें डाल दें। तनाव वाले विचार क्या होते हैं? नेगेटिविटी, नकारात्मक विचार। इस गुस्सा है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, आपका राग है, ये जो मोह है, मद है, मत्सर है, इस तरीके के बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं। जब वो नेगेटिव थॉट्स आपके ब्रेन के अंदर आते हैं तो ब्रेन एंगेज हो जाता है इनके साथ और वो शरीर की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब हो जाती है। एग्जाम्पल, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारे इंफॉर्मेशंस, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज, ये सब कलेक्ट हो जाए तो एक पल ऐसा आएगा कि मोबाइल हैंग हो जाएगा। अब उसके अंदर कोई और वो ना कॉल करने लायक रहेगा, ना कोई और मैसेज आएगा। तो उस हैंग को ठीक करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? आप कुछ पिक्चर्स डिलीट कर देते हैं, कुछ मैसेजेस डिलीट कर देते हैं, उसको क्लीन कर देते हैं, आपका फोन फिर से काम करने लगता है। ऐसे ही आपका ब्रेन है। तो ब्रेन के पास जब ये नेगेटिव थॉट्स बहुत सारे कलेक्ट हो जाते हैं तो ब्रेन हैंग हो जाता है। अब वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं करेगा,
अब वो एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं करेगा। अब वो इंफॉर्मेशन, आपने देखा होगा ना, जब आपको गुस्सा आता है तो ब्रीथ रेट आपका बढ़ जाता है। जब आपको कोई शॉकिंग न्यूज मिलती है तो आपके पेट के अंदर गुड़गुड़ होने लगती है, आप मोशन भागते हैं, गले में प्यास लगने लगती है, पानी पीने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही थी शरीर की, वो ड्यू टू स्ट्रेस वो डिस्टर्ब हो गई। अब क्या किया आपने? योग क्या कहता है इसमें कि आप जैसे मोबाइल को डिलीट करते हैं, आप अपने अंदर के उन्हीं नेगेटिव थॉट्स को डिलीट मारिए। तो उस डिलीट मारने की प्रक्रिया को योग समझाता है। आप प्राणायाम करिए, आप आसन करिए, आप मेडिटेशन करिए, इन सब की हेल्प से क्या होगा, वो तनाव आपका दूर हो जाएगा और शरीर की फंक्शनिंग प्रॉपर होने लगेगी। तो शरीर को बीमारी से बचाने के लिए सबसे ज्यादा तनाव पर आपको काम करना है। उसके लिए योग हमें, जो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों वाला योग, जिसको हम अष्टांग योग भी कह देते हैं। यम नियम का अर्थ है कि आपको 5 यम, ऐसे 10 जो रूल्स हैं जो महर्षि पतंजलि ने बताए कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे, इनके साथ जिएंगे, तो आपको ये शरीर बीमार होने वाला नहीं है। शरीर अच्छे से साधना कर सकता है, आपकी रिकॉलिंग पावर अच्छी बनेगी, आपकी ग्रैस्पिंग पावर अच्छी बनेगी, आपकी लर्निंग एबिलिटी अच्छी बन जाएगी, जिसको हम बुद्धि कहते हैं ना। इसके 3 काम होते हैं: इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, सीखना, एनालाइज करना और रिकॉल करना। ये जो बुद्धि है ये तभी ठीक काम करेगी जब आप ये 5 यम और 5 नियम, जिनको हम कहते हैं अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, सत्य, अस्तेय चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, बेकार की चीजों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। बहुत सारे कपड़े हो गए और इकट्ठे करे जा रहे हैं, एक मकान हो गया और 10 मकानों को बनाने के चक्कर में लगे हुए, तो तनाव आएगा कि नहीं? तो अगर ये 5 जो मैंने यम बताए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनको कहते हैं, अगर ये 5 हम फॉलो करते हैं तो समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनकर जी सकते हैं। अगर हम झूठ नहीं बोलते हो, हम चोरी नहीं करते हो, हम हिंसा नहीं करते हो, और हम इंद्रियों को संयमित रखते हो, और बेकार के धन संकलन में नहीं लगे हो, जितनी जरूरत है वो तो जरूरत है, वो तो हमें लेना ही है, जॉब हमें करनी है, काम हमें करना है जीवन निर्वाह करने के लिए, लेकिन हम चोरी नहीं करके बेकार की लूट खसोट में ना लगे। तो ये सब क्या है? वो गुण है जो आपके अंदर तनाव को नहीं आने देंगे। तो महर्षि पतंजलि ने जो तनाव मुक्ति के लिए बताया है कि उन्होंने बताया है आसन, प्राणायाम, ध्यान तो करिए, उससे पहले इन 5 गुणों को, 5 क्वालिटीज को अपने अंदर ऑप्ट करिए। ये 5 क्वालिटीज अगर आपके अंदर आ गई, आप झूठ नहीं बोलते हो, चोरी नहीं करते हो, मारपीट नहीं करते हो, तो आपको तनाव आएगा ही नहीं। ऐसे ही पर्सनल हाइजीन के लिए भी उन्होंने 5 क्वालिटी बताई: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। उन्होंने बताया शौच का मतलब शुचिता, पवित्रता, बाह्य शौच, स्नान, ध्यान आदि, आभ्यंतर शौच, विचारों को शुद्ध करना। तो ये शुचिता, पवित्रता आपके अंदर होगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा, पर्सनल हाइजीन कहता हूं मैं इसको। दूसरा है संतोष, सेटिस्फेक्शन। आप जो जॉब कर रहे हो ईमानदारी से करिए, और उसके अंदर जो उसको प्राप्त हो रहा है आपको जॉब के साथ, उसके अंदर आपकी संतुष्टि होनी चाहिए, तो इसको कहते हैं संतोष। तप, इंद्रियों को कष्ट देना, संयमित रखने के लिए, इसको तप कहेंगे। स्वाध्याय कहते हैं अच्छे ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना, प्लस स्वाध्याय का एक अर्थ और मैं निकालता हूं, स्वयं अध्याय, यानी कि अपने को भी पढ़िए कभी कि मेरे अंदर क्या कमी है, उन कमियों को दूर करने का मेरे पास क्या तरीका है, तो अपने को भी कभी कभी असेस कर लिया करें।
शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। देखिए, आपके चाहने से ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला। आपके को परमात्मा ने कर्म के लिए स्वतंत्र छोड़ा है। आप अच्छे कर्म करिए, फल देना, कैसा फल मिलेगा, क्या फल मिलेगा, वो ईश्वर के अधीन है। तो अगर आप ईश्वर यानी कि उस सुप्रीम पावर, नाम नहीं ले रहा मैं कोई, आप ओम कहें, राम कहें, रहीम कहें, वाहेगुरु कहें, अल्लाह कहें, कुछ भी कहें, उस सुप्रीम पावर के हाथ में है आपके फल को देने का। और कब मिलना है, कैसे मिलना है, कब समय आएगा, ये सब ईश्वर अधीन है, उस सुप्रीम पावर के अधीन है। तो इसको ईश्वर, महर्षि पतंजलि ने कहा ईश्वर प्रणिधान, यानी कि समर्पण भाव होना चाहिए। मेरी स्वतंत्रता केवल इतनी है कि मैं अपने कर्मों को अच्छे ढंग से करता चलूं। इसको 5 जो नियम कहे उसमें ईश्वर प्रणिधान उन्होंने जोड़ दिया। ये 5 यम और 5 नियम करने से आपको तनाव मुक्ति नहीं होगी। फिर भी अगर डे बाय डे का रूटीन कोई तनाव आता भी है तो उसके लिए उन्होंने विधा सिखाई हमें, प्राणायाम। जब हम श्वास प्रश्वास तनाव के कारण हमारे उथले हो जाते हैं, इर्रेगुलर ब्रीथ हो जाता है, कभी छोटा आ रहा है श्वास, कभी गहरा आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी रुका हुआ है, कभी घबराहट हो रही है, इस सब को नियंत्रित करने के लिए महर्षि पतंजलि ने क्या कहा, श्वास प्रश्वास योर तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदा प्राणायाम, यानी कि अपने श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण को प्राप्त करना प्राणायाम है। उसके लिए बहुत सारे तरीके उन्होंने बताए, अनुलोम विलोम, उज्जयी, भ्रामरी, ये सारी चीजें अगर आप सीखते हैं, प्राणायाम करते हैं तो श्वास प्रश्वास को नियंत्रित कर सकते हैं। अच्छा, उस नियंत्रित करने का लाभ क्या मिलने वाला है? आपके विचारों पर आपका नियंत्रण होगा। फिर जब श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण होगा तो विचारों पर नियंत्रण होगा। ये कैसे पता लगा हमें? क्योंकि जब हमें नकारात्मक विचारों के कारण श्वास प्रश्वास की गति अनियंत्रित हो जाती है, इरेगुलर ब्रीथ हो जाता है, तो इसका मतलब अगर हम, अब विचार तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन श्वास प्रश्वास को तो हम नियंत्रित कर सकते हैं ना। तो जब हम श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करेंगे तो विचार अपने आप नियंत्रित हो जाएंगे। वही फिर मैं वापस तनाव पे आ रहा हूं। तो आपके इस प्राणायाम और मेडिटेशन के कारण क्या होगा, आपका नियंत्रण होगा आपके श्वासों पर। अब नियंत्रण होगा तो विचारों पर नियंत्रण होगा, विचारों पर नियंत्रण होगा तो शरीर स्वस्थ होगा। तो दुनिया में जितनी डिजीज हैं, वो जुकाम से लेकर कैंसर तक, वो सभी में 95% डिजीज कॉज्ड बाय स्ट्रेस। अब जब आपने 95% डिजीज के कॉज पर काम कर लिया, स्ट्रेस पर काम कर लिया योगाभ्यास के माध्यम से, तो क्या होगा कि आपके शरीर में ये 95% डिजीज बीमारियां नहीं आई। तो योग जो है 95% बीमारियों का डॉक्टर है, और आप सीखकर अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। ये जो जितने हॉस्पिटल और ये खुले हुए हैं, ये केवल एक्सीडेंटल डिजीज, आपको चोट लग गई, आपको एक्सीडेंटली आपको मलेरिया हो गया, आपको डेंगू हो गया, आपको कोरोना हो गया, तो उसके लिए हॉस्पिटल है। केवल 5% डिजीज के लिए 95% डिजीज कॉज्ड बाय स्ट्रेस, और जिनका इलाज केवल तनाव मुक्ति है, जो योगाभ्यास के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको 3 फैक्टर बताए, उसमें मैंने पहला बताया था रॉन्ग चॉइस ऑफ फूड, दूसरा बताया था लैक ऑफ एक्सरसाइज, और तीसरा मैंने बताया स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को तो आपने नियंत्रित कर सकते हैं नियमित रूप से योगाभ्यास के माध्यम से। अब हम चलते हैं लैक ऑफ एक्सरसाइज। लैक ऑफ एक्सरसाइज क्या है कि आपको शरीर को बिल्कुल आराम देने के मूड में आ गए हैं,
आप बिल्कुल कुछ नहीं, ना वॉक करते, ना जॉगिंग करते, ना डांसिंग करते, ना स्विमिंग करते, इन सब को नहीं करते तो जॉइंट्स की स्टिफनेस बढ़ेगी, डाइजेशन पुअर हो जाएगा, एक्सक्रीशन पुअर हो जाएगा, वही वेस्ट जमा होना शुरू हो जाएगा, वही बीमार हो जाएंगे। अब क्या है, अगर एक्सरसाइज करने से क्या हो जाता है, थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है। बहुत आसान सी चीज है कि हमारे शरीर को काम करने के लिए चाहिए एनर्जी। हमारे शरीर को काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। अब उस एनर्जी को समझना है कि वो कहाँ बनती है, क्या चीज है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम चलते हैं, हम फूड पर चलते हैं। बड़ा आसान सा है, सबके पास आंसर है इसका कि एनर्जी के लिए क्या चाहिए जी? फूड चाहिए। अब फूड में 44 एसेंशियल चीजें होती हैं। क्या होती हैं? प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, वाटर है। ऐसे 10 तरह के प्रोटीन, 13 तरह के विटामिन, 17 तरह के मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, ये जो 43 चीजें हैं, थिंग्स हैं, ये आपके न्यूट्रिशन कहलाते हैं। जब शरीर को ये न्यूट्रिशन मिलते हैं, इनकी कमी से या अधिकता से आप बीमार हो जाते हैं। विटामिन कम हो गया, आप कितना ही योगाभ्यास कर लिए, आयरन आपके अंदर कम है तो ऑक्सीजन को ले जाने वाला, कैरी करने वाला हेमोग्लोबिन कम हो गया तो ऑक्सीजन कम जाएगी। फिर कोई भी आसन प्राणायाम कर ले, कुछ नहीं होने वाला। तो जो काम डाइट का है वो डाइट ही करेगी। तो ये जो 43 चीज है, इसके बाद 44वीं चीज है ऑक्सीजन। एनर्जी को बनाने के लिए न्यूट्रिएंट्स प्लस, अब इन 43 को मैंने एक नाम दे दिया न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। इसके साथ क्या चाहिए? 44वीं चीज ऑक्सीजन। तो न्यूट्रिएंट्स प्लस ऑक्सीजन, ये हमारे सेल्स के पास ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं। हमारा ब्लड सर्कुलेट करता रहता है पूरी बॉडी में और सेल्स तक ये 44 चीज पहुंचती हैं। और सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम की भट्टी होती है, वहां ये बर्न होती हैं और बर्न होने के बाद क्या पैदा होता है? एनर्जी, जिसको मेडिकल साइंस में एडिनो ट्राइफॉस्फेट कह देते हैं, एटीपी कहते हैं। और कुछ वेस्ट बनता है। वेस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है, यूरिया, यूरिक एसिड बनते हैं, ये सारा वेस्ट बनता है। तो ब्लड जब न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लेकर आपके शरीर तक गया, शरीर ने उसको बर्न किया सेल्स में, वहां ऊर्जा पैदा हुई और वहां कुछ वेस्ट बना। तो जो ब्लड आपकी डाइट को, न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को लेकर गया था, वापसी में वो इन टॉक्सिन्स को लेकर आएगा और रिलेट ऑर्गन्स को देता हुआ वापस हार्ट तक पहुंचेगा। हार्ट अपने अंदर आए हुए कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लंग्स को भेज देगा, भाई इसको निकाल। लंग्स ने उसको कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देना है और उसके बदले में ऑक्सीजन ले लेनी है। तो ये प्रोसेस को पूरा करने के लिए, एनर्जी को पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता है? ब्लड प्रॉपर सर्कुलेशन में आए। उस प्रॉपर ब्लड को सर्कुलेशन में आने के लिए आपको ये आसनों का, सूक्ष्म क्रियाओं का, इनका अभ्यास करना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, किस लिए? ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाए। अगर ब्लड का सर्कुलेशन धीमा रहा, इंप्रूव नहीं हुआ, ड्यू टू स्ट्रेस, गलत डाइट की वजह से वो रुक गया, जहां रुक गया टॉक्सिन्स जमा हो गए, आप बीमार हो गए। तो अब शरीर को हिलाने जुलाने का काम क्यों करना जरूरी है? कि आपके ब्लड का सर्कुलेशन हर सेल तक पहुंच जाए। हर सेल तक पहुंच जाएगा तो वो वेस्ट को बाहर भी निकालेगा और हर सेल एनर्जी भी अच्छी बनाएगा। इसलिए जब आप
सुबह उठकर कोई वॉक करके आते हैं, एक्सरसाइज करके आते हैं, स्विमिंग करके आते हैं, डांसिंग करके आते हैं, जॉगिंग करके आते हैं, तो ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है और वो टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है और प्योर एयर को अंदर ले आता है। तो ये एक्सरसाइज या जिसको हम कहें योगाभ्यास, जो दूसरा फैक्टर लैक ऑफ एक्सरसाइज बताया था बीमार होने का, वो आपका रिमूव कर दिया आपने योगाभ्यास के माध्यम से। अब चलते हैं रॉन्ग चॉइस ऑफ फूड, खाने पान को कैसे ठीक करें। देखिए, अगर आप हेल्दी फूड ले रहे हैं तो आपको बीमार नहीं होना चाहिए, आपके अंदर विटामिन मिनरल्स की कमी नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर आयरन कैल्शियम की कमी नहीं होगी। कब नहीं होगी? जब आपकी डाइट करेक्ट होगी। अब डाइट पे हम क्या क्या लेते हैं? अनाज लेते हैं, पल्सेस, दालें लेते हैं, पल्सेस लेते हैं, ग्रेन्स लेते हैं। तो दालें और अनाज हमारी डाइट की मूलभूत आवश्यकता है। इसके साथ इसमें हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, घी के अंदर फैट, ऑयल के अंदर फैट, वो मिल जाता है। तीसरा, विटामिन्स और मिनरल्स आपके वेजिटेबल और फ्रूट के अंदर मिलता है। इसका मतलब डाइट में हमारे वेजिटेबल, सब्जियां भी होनी चाहिए, फ्रूट भी होना। तो ये हमारी बैलेंस डाइट हो गई। लेकिन इसमें एक फैक्टर और समझने की आवश्यकता है। हमारा शरीर एसिडिक और एल्कलाइन दो मीडिया में डिवाइड रहता है। दुनिया की हर चीज जिसको हम एक पीएच वैल्यू कहते हैं, अगर वो किसी भी चीज की पीएच वैल्यू केमिस्ट्री लैब में जाके चेक करें और वो 7 से कम है तो उसको कहते हैं एसिडिक, और अगर वो 7 से ऊपर है तो उसको कह देते हैं एल्कलाइन। तो हमारे शरीर की जो टेंडेंसी है वो शरीर है 30% एसिडिक और 70% एल्कलाइन। तो हमारे शरीर की जैसा मीडिया है, हमारे शरीर में एसिडिक भी मीडिया है और एल्कलाइन भी। उसकी रेशो है 30-70। तो हमारी जो डाइट है, जो इंटेक है फूड का, वो भी इसी रेशो में होना चाहिए। हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? 30% एसिडिक और 70% एल्कलाइन। अब 30 और 70 की रेशो में अगर फूड होगा तो वो फूड आपका करेक्ट होगा। दूसरी बात जो मैंने बताई, आपके खाने में अनाज, दालें, मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन एक बैलेंस फॉर्म। अब वो बैलेंस फॉर्म को पता करने का तरीका निकाल देता हूं मैं, बड़ा आसान तरीका है। रेशो मैंने बताई एसिडिक और एल्कलाइन की 30-70। हमारी डाइट जो हो वो 30% एसिडिक हो और 70% एल्कलाइन। तो क्या करना चाहिए? हमें कुछ ऐसी, एक तो वैसे तो शरीर अपना अलग अलग है, किसी को कोई फ्रूट सूट करता है, किसी को नहीं करता, किसी को कोई सलाद सूट करता है, किसी को नहीं करता। तो फल, सब्जी, सलाद या अनाज और दालों को चयन करने का एक तरीका मैं बता देता हूं आपको। अगर पूरे दिन में आपका वेट जो है वो आपका वेट है, मान लिया सपोज 50 kg, तो आपको वेजिटेबल और फ्रूट जो है सब कुछ मिला के 500 ग्राम लेना चाहिए। फ्रूट, वेजिटेबल, सलाद मिला। अगर 70 है तो 700 ग्राम। इसका कारण क्यों है? तो फल, सब्जी, सलाद, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनसे आपका 70% रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, जो मैंने बताया एल्कलाइन मीडिया वाला। अब जो अनाज है, दालें हैं, यानी कि अगर आपने पूरे दिन में 1 किलो खाना खाना है तो 700 ग्राम तो फल, सब्जी, सलाद होने चाहिए, और 300 ग्राम में आपकी दालें, अनाज या मिल्क प्रोडक्ट, ये सब मिलाकर 300 ग्राम के अंदर आ जाना चाहिए। ये पूरे दिन का डाइट बताओ, तो आपकी रेशो 30-70 हो जाएगी।
जबकि हम नॉर्मल रूटीन में आम लोगों की जो डाइट है, हम अनाज, दालें, दूध, इन पर ज्यादा जोर देते हैं, ये हमारा ज्यादा हो जाता है और एल्कलाइन डाइट हमारी कम हो जाती है, तो हमें एसिडिटी रहने लगती है, गैस बनने लगती है, लीवर अपसेट हो जाता है और यानी कि लॉस ऑफ एपिटाइट होने लगता है, फैटी लीवर होने लगता है, या हम तला वाला ज्यादा खाते हैं, फैट ज्यादा ले लेते हैं, ऑयल ज्यादा ले लेते हैं, तो ये सब हमारी एसिडिक डाइट हो जाती है। तो एसिडिक डाइट अगर हमारी ज्यादा है तो भी हम बीमार होने वाले हैं। तो अपनी डाइट में हमें क्या करना चाहिए, हम एल्कलाइन डाइट को ऐड करते हैं। एल्कलाइन डाइट का एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं। आप अगर लंच के वक्त किया जा सकता, लंच से 1 घंटा पहले, लंच से 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा पहले एक भर प्लेट सलाद जो भी मौसम का आ रहा है उसको आप लेना शुरू कर दें। आप डाइट से पहले लीजिए, कुक्ड फूड से पहले लीजिए सलाद, आधा पौना घंटा, तो आपकी डाइट करेक्ट हो जाएगी, एसिडिटी दूर हो जाएगी, गैस बनना दूर हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीके से आप अपने इस व्यवस्था को सुधार सकते हैं। माइग्रेन जैसी चीज, सिर में दर्द रहना, चिड़चिड़ापन रहना, डाइजेशन का पुअर होना, कॉन्स्टिपेशन का होना, ये सारी चीजें अपने आप ठीक हो जानी है, केवल अपनी डाइट को करेक्ट करिए। तो मैं वापस चलता हूं जहां से मैंने शुरू किया था टॉपिक, कि हम बीमार क्यों। हमारी बीमारी का कारण एक, जिसका कारण है डिपोजिशन ऑफ टॉक्सिन्स, उसके फैक्टर मैंने 3 बताए। आप अपनी डाइट को करेक्ट करें, नियमित रूप से योगाभ्यास करें, और उसके अलावा साथ ही साथ स्ट्रेस को दूर करने के लिए आसन, प्राणायाम और जो 10 फैक्टर बताए थे, 5 यम 5 नियम, उनको फॉलो करना शुरू कर दें। अपने स्वभाव को चेंज करना शुरू करें, फिर देखिए जीवन अपने आप स्वतः खुशहाल हो जाएगा। आप बहुत हेल्थी लाइफ जिएंगे और आपकी काम करने की क्षमता दुगनी हो जाएगी। अभी जो थोड़ी थोड़ी देर में आप थक जाते हैं उसको ठीक कर सकते हैं। अब कुछ मैं आपको टिप्स दे देता हूं पेट के फैट कम करने के लिए, एसिडिटी को दूर करने के लिए, गैस को दूर करने के लिए। बहुत सिंपल सा एक तरीका है। आप सबके घरों में हैंड टॉवल होते हैं छोटे छोटे, उनमें से हैंड टॉवल एक लेकर उसको नॉर्मल पानी में डिप करिए और उसको स्क्वीज कर दें। अब पेट का फैट कम करना है, एसिडिटी कम करनी है, कॉन्स्टिपेशन दूर करना है, या फीमेल्स को जो ये फाइब्रॉइड वगैरह हो जाते हैं, जेंट्स को जो प्रोस्टेट हो जाते हैं, तो बड़ा सिंपल सा है। उस एक हैंड टॉवल को, गीले को, आप शर्ट ऊपर करके गीले टॉवल को जिसको निचोड़ा हुआ है पेट पर एम्प्टी स्टमक 45 मिनट रखिए। 45 मिनट अगर रोज आप पेट पर गीला टॉवल रखते हैं, उसके बाद आपको लेटने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर कोई भी वुलन कपड़ा लपेटकर आप घर के काम करिए, आप वॉक करिए, कुछ भी करिए, बस पेट को 45 मिनट के लिए आपने गीला कपड़े से ढककर रखना है। 45 मिनट उस दौरान आपने सॉलिड कुछ भी डाइट नहीं खानी, लिक्विड ले सकते हैं। अगर नियमित रूप से केवल 1 महीना आप इस प्रैक्टिकल को करेंगे तो आपको पेट का इंच लॉस हो जाएगा, पेट फैट कम हो जाएगा, आपकी गैस रहना, एसिडिटी रहना, कॉन्स्टिपेशन रहना, या कोई फाइब्रॉइड अंदर गांठ बन गई है उसको ठीक करना, या आपको प्रोस्टेट जेंट्स को हो गया है तो वो ठीक करना, एक गीला टॉवल कर सकता है। ये नेचुरोपैथी का प्रैक्टिकल करके मैंने जो देखा है, मैं वो आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। अपनी डाइट को करेक्ट करें, साथ ही साथ योगाभ्यास से पहले ये 45 मिनट की पेट की पट्टी रखना शुरू करिए। देखिए फिर कितनी जल्दी, फिर आप जो है मिथुन जी को अपने कमेंट्स भेजना और बताना मैंने कितना वेट लॉस किया है, कितनी। अब एक और बता देता हूं, जिन लोगों को माइग्रेन रहता है, जिन लोगों को एसिडिटी रहती है, जिन लोगों को चिड़चिड़ा रहना है, जो वेट लॉस जल्दी कम करना चाहते हैं,
जल्दी से कम करना चाहते हैं, उसका एक तरीका ये है कि आप 2 गिलास 3 गिलास गुनगुना पानी सुबह खाली पेट पीजिए और बिना रुके सिप सिप करके नहीं पीना, यानी कि एक जग में रख ले, बॉटल ले ले 2 लीटर की, गट गट करके पी जाए उकड़ू बैठ के। उसके बाद फर्स्ट 2 फिंगर एम्प्टी स्टमक बता रहा हूं, ये भी गले में डालिए तो पानी वॉमिट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो पूरा स्टमक वॉश हो जाएगा आपका। और स्टमक वॉश होते ही इसको कहते हैं योग में कुंजल क्रिया। जब आप ये रोज करेंगे और 40 दिन लगातार करेंगे तो 40 दिन के अंदर 5 से 10 किलो वजन आपका कम हो जाता है, माइग्रेन ठीक हो जाता है, एसिडिटी रहना दूर हो जाता है। पर उन 40 दिनों में आप कोई मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, केवल फल सब्जी सलाद पर जोर देंगे और अपने इस कुंजल क्रिया को करने के 1 घंटे बाद कुछ खाना खाएंगे। फिर देखिए आप बहुत जल्दी अपने वेट पर नियंत्रण पा लेंगे। तनाव को दूर करने के लिए एक बहुत सहज क्रिया बताता हूं, प्राणायाम की बहुत अनुभूत क्रिया है, सहज क्रिया है। आराम से बैठकर पीठ गर्दन सर सीधा करके आप सभी बैठे बैठे प्रैक्टिकल करेंगे अपने पास ही। पहली उंगली और तीसरी उंगली नथुनों पर, नोस्ट्रूल्स पर रखेंगे। फर्स्ट अंगूठा और रिंग फिंगर नोस्ट्रूल्स पर रखें और श्वास भर के खाली करें और नाक को इस तरीके से प्रेस करें, छोड़े। खोले बंद करें, खोले बंद करें। एक हमिंग साउंड इससे स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम भ्रामरी कहते हैं। आंखें बंद करके करिए, 5 से 10 बार करिए, आंखें बंद रखें। खोले बंद करें, खोले बंद करें, जल्दी जल्दी आंखें बंद करके करिए, फिर इसका इफेक्ट देखिए, अभी बताइएगा मुझे। आंखें बंद करके भौरे जैसी आवाज निकलती है, भ्रमर जैसी आवाज, इसलिए इसको भ्रामरी कहते हैं। आठ से 10 बार करिए मैम, करिए करिए। खोले बंद करें, खोले बंद करें, बहुत अच्छा कर रहे हैं, गुड। तो क्या होगा, आपके वापस आ जाए, वापस आ जाए, छोड़ दें। आपको फेस पर वाइब्रेशन फील हो रही होगी, गर्दन हिला के बता दें, आपके फेस पर वाइब्रेशन फील हो रही होगी। ये फेस की वाइब्रेशन आपके जो नर्व सेल्स हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, उनकी टेस्टिंग है। ये मेमोरी को शार्प करती हैं और तनाव को दूर करती हैं। आप इसको नियमित रूप से 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए जब मर्जी करिए, देखिए कितना भी स्ट्रेस हो आप स्वस्थ हो जाएंगे, तनाव दूर हो जाएगा। अब इंट्रा एब्डोमिनल जितने ऑर्गन हैं उनको करेक्ट करने का एक सिंपल तरीका आप लोगों को बताता हूं। दोनों हाथ पीठ गर्दन सर सीधा करके और मुंह खोलकर ऐसे बोलेंगे, ऐसे बोलने से आपने फील किया होगा पेट की पंपिंग अपने आप हो रही है कि नहीं? हाँ ना बोल दो, गर्दन हिला दो। तो पेट की जो ये पंपिंग हो रही, ये जो पेट की पंपिंग हो रही है, इंट्रा एब्डोमिनल ग्रुप के जितना, चाहे पैंक्रियाज हो, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए लीवर हो, गॉल ब्लैडर हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, किडनीज हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी और लार्ज इंटेस्टाइन, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, इन सभी की टेस्टिंग हो जाती है। अब थायराइड के लिए इसी में सर मैंने मुंह खोल, सर माफी चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा फिर से एक बार सर, फिर से एक जी बार सर, फिर से एक बार कराता हूं। इसमें श्वासों की प्रक्रिया किस प्रकार से करनी है, जरा बताइए।
पीठ गर्दन सर सीधा करके आप चाहे नीचे बैठे हो चाहे चेयर पे बैठे हो, बस मुंह से बोलना है हाँ, जैसे किसी को डांटते हैं। ये साउंड सर सांसों को बाहर खींचना है, फेंकना बाहर है, फेंकना है, खींचना बाहर नहीं है, फेंकना है। फेंकना है। फेंकना है। तो ये हा की साउंड कहते हैं। इससे कपालभाति स्वतः हो जाती है। ओके, हाँ। ठीक है। अब ऐसे ही दूसरी क्रिया है, थायराइड भी उससे हो जाएगा। तो थायराइड आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करने के लिए होता है। थायराइड यानी कि गले में जो ग्लैंड है आपके, सर आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज सर, आ रही है? आ रही है। आ रही है सर। जी सर। जी सर बिल्कुल क्लियर आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी साउंड ऐसे होठ बंद करके गले से निकालनी है बाहर की तरफ। जैसे हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगती ना, हम बोलते हैं तो गर्दन सीधी रख के बोलना है इसमें। इससे क्या होगा, पेट के साथ साथ गले पर भी इसकी साउंड आएगी और गले पर थायराइड ग्लैंड के सीक्रेशंस को करेक्ट कर देगी। और जो थायराइड सीक्रेशन हमारा T3 T4 है वो तो करेक्ट होगा ही। जब हम इसको करते हैं तो हमारे आज्ञा चक्र तक जाती है और पिट्यूटरी का जो सीक्रेशन है जिसे हम TSH बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो भी करेक्ट होता है। तो ये दोनों क्रियाएं आप 5 मिनट के लिए, एक तो मैंने बताया भ्रामरी, दूसरा मैंने बताया हा और हुम वाला, ये तीनों क्रियाएं मिलाकर 5 मिनट केवल आप करते हैं तो इससे आपका डाइजेशन, एलिमिनेशन, रिप्रोडक्शन और ब्रेन, थायराइड ग्लैंड, हार्मोनल और नर्वस सिस्टम, देखिए 5 मेजर सिस्टम पर एक साथ काम किया आपने। टाइम कितना लगा? 5 सिस्टम को करेक्ट करने के लिए 5 मिनट। तो ये सब चीजें हैं जो हमें रूटीन लाइफ में अपने लिए 10-15 मिनट निकाल के अनुलोम विलोम प्लस ऐड कर दें। ये अगर हम करना शुरू कर देते हैं तो हम अपनी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। देखिए, हमें चाहे तो साधना करनी हो, चाहे हमें जीवन को भोगने हो, सुख या दुख जो भी भोगते हैं, काम करना हो, हमें कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो, कोई नॉलेज लेनी हो, पढ़ाई करनी हो, पढ़ाना हो, वो सब करेक्ट हो सकते हैं जब आपका तन और मन दोनों स्वस्थ होंगे। और जितनी भी अदर एक्सरसाइज है योगा के अलावा, जिनको मैं डांसिंग, स्विमिंग आदि आदि बता रहा था, वो सब केवल फिजिकल एक्सरसाइज है। योगाभ्यास में फिजिकल के साथ साथ आपको मेंटल पीस भी मिलता है। तो दोनों चीजें एक साथ होके चलती हैं। हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहने चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था इन दोनों चीजों को योगाभ्यास के द्वारा स्वस्थ किया जा सकता है। मैंने डाइट करेक्शन की बात आपसे की, तनाव को दूर करने की बात आपसे की, इसके अलावा एक्सरसाइज, योगाभ्यास नियमित, और एक जो मेजर चीज आप लोगों से की थी कि आपका पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। पर्सनैलिटी अच्छी कब होगी? जब वो जो 10 नियम मैंने बताए थे, 5 यम और 5 नियम, आपके अंदर ट्रूथनेसनेस होनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, नॉन वायलेंस वाली आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आप किसी तरह की किसी के दूसरे के धन को हड़पने की प्रवृत्ति आप में नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें ना स्ट्रेस देती है। और तनाव, देखिए धन, उस धन का क्या लाभ जो आपका धन आपके शरीर को स्वस्थ करने में काम ना आ सके।
बहुत झूठ सच बोल के खूब पैसा कमा के लास्ट में शरीर को खराब करके उस पैसे से आप शरीर को स्वस्थ नहीं कर सकते, तो उस धन का कोई लाभ है क्या जो हमें हमारे को स्वस्थ ही नहीं रख सकता। तो कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात जहां करता हूं मैं, वहां ये बताता हूं आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, प्राणिक लेवल पर आप अच्छे होने चाहिए, मोरलिटी अच्छी होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये सब फील्ड अच्छे होंगे तभी आपकी पर्सनालिटी एक अच्छी पर्सनालिटी बन सकती है। तो हमें जो जीना है वो अच्छी पर्सनालिटी के, क्वांटिटी ऑफ लाइफ नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए 100-150 साल, हम चाहे 60 जिए, 70 जिए, 80 जिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ होना चाहिए। बिस्तर पर पड़े हुए नहीं रहना चाहिए, इस समाज की सेवा करते हुए जाए, अपने परिवार की सेवा करते हुए जाए, लोगों को कुछ दे के जाए। तो आप तो जिस फील्ड से लोग हैं, आप सभी ऑल आर टीचर्स, तो आपको तो समाज सेवा के लिए और कुछ फील्ड चुनने की जरूरत नहीं है। आप तो बच्चों की पर्सनालिटी ऐसी बना दें, आप पहले तो अपनी पर्सनालिटी ऐसी बना ले कि ये जो मैंने 6 फैक्टर बताए, जिनको मैं कहता हूं सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें शारीरिक भी हो, मानसिक भी हो, प्राणिक भी हो, बौद्धिक भी हो, नैतिक भी हो और आध्यात्मिक भी हो, ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर होंगी तो एक अच्छे इंसान बनेंगे, और हम अच्छे बनेंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छे बनेंगे जिनको हम पढ़ाने जा रहे हैं। अब आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसका आंसर दूंगा। 10 मिनट आप अपने क्वेश्चन कोई भी बोले। सर मैं कुछ पूछना चाह रहा था। नमस्कार सर। एक 1 बाय 1। नमस्कार सर, देवेंद्र है, मैं राजस्थान से हूँ। आवाज आ रही है सर मेरी? बोलिए बोलिए सर। सर ये विसरल फैट को कम करने के लिए क्या मतलब योगा और ये अपने फूड वगैरह क्या लेना चाहिए सर? मैंने बताया फूड एल्कलाइन डाइट ज्यादा कर लें, फैट फ्री डाइट लें, पेट की पट्टी मैंने बताई थी आपको, और नियमित रूप से योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार, आसनों का अभ्यास, पेट की एक्सरसाइज, वो सब करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा सर। अच्छा। और शाम का खाना जल्दी से जल्दी खा लें। आपके खाने में और सोने में 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए। जी सर, धन्यवाद सर। सर दो प्रश्न जी नमस्कार सर, मैं गुजरात से। जी ओके रसूल सर, आप बताएं। ओके, थैंक यू सर। आपने 2 चीजों के बारे में बताया, एसिडिक और अल्कलाइन मीडिया ऑफ अल्कलाइन। तो सर मेरा प्रश्न है कि अभी फिलहाल जो ये महंगे जो अल्कलाइन वाटर के जो फिल्टर्स आते हैं, वो कहते हैं कि हम अल्कलाइन वाटर से ये चेंजेस कर देते बॉडी में, ये नहीं, कुछ नहीं, अल्कलाइन वाटर की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल जो आपके एरिया में फल होता है, सलाद होता है, सब्जी होती है, बाहर के फ्रूट भी नहीं खाने, आपने नॉर्मल पानी पीना है। और ये जितने भी फल सब्जी सलाद जो आपके एरिया में होते हैं, और इसकी पहचान सिर्फ यही होती है जो सबसे सस्ता मार्केट में आ रहा हो, समझ लो वो लोकल फ्रूट है, लोकल वेजिटेबल है, आप उसको यूज करिए, अल्कलाइन डाइट हो जाएगी। ओके सर। और दूसरी बात मेरी ये कि ग्रीन टी जो है वो किस हद तक इफेक्टिव है और कौन सा समय पे लेनी चाहिए अगर इफेक्टिव है तो? नहीं, ग्रीन टी लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में तुलसी का पौधा लगाइए और 5 पत्ते तुलसी के, 5 काली मिर्च और 1/4 इंची टुकड़ा अदरक, जिंजर, इसको कूट पीस के बॉयल करके पीजिए। आपको एसिडिटी ज्यादा रहती है, गैस ज्यादा रहती है, तो एक अजवाइन आपके किचन में मिलती है, अजवाइन समझते हैं? हाँ सर। हाँ, तो 1/4 चम्मच अजवाइन, उसको 1 कप पानी में बॉयल करके पीजिए, सबसे अच्छी ग्रीन टी है ये। ओके। बाजार का मैं कुछ नहीं बताता सर, मैं आपके किचन से बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। बस सर यही एक क्वेश्चन है सर, मेरा भी क्वेश्चन है सर। 1 बाय 1। हाँ सर, बोलिए मैम।
अच्छा सर, आपने जो ये भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम बताया, एक्चुअली वो भूखे पेट ही करना है, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल में प्रार्थना कार्यक्रम में बच्चों को करवाते हैं, वो तो खाना जी खा के आते हैं, तो इससे कोई नुकसान होता है या नहीं? नहीं, नुकसान नहीं होता, ढंग से नहीं होता, बस नुकसान नहीं, तो जैसे नहीं कि होगा। बहुत छोटे बच्चे हैं, हमको पूरा पता नहीं और हम करवा देते हैं कि प्रार्थना में हमें इन्वॉल्व किया है तो हमने आप करवा बस दिया। उनको ये बोलिए कि थोड़ा राइट डाइट लेके आए, बस। ओके, ठीक है। और सर किडनी के लिए कोई प्राणायाम या ये योगा किडनी के किसके लिए लिए सर? सर? किडनी किसके के लिए लिए, सर? किडनी के लिए। किडनी के लिए मैंने आपको बताया था, हाँ हाँ, और दूसरा बताया था ये करिए और डिटॉक्स करिए बॉडी को। आप सप्ताह में एक बार केवल पानी पर रह जाइए। ओके, हाँ। या दूसरा कोई उपाय सर? नहीं रह जाता तो फल सब्जी सलाद बॉईल करके, किडनी वाले पेशेंट के लिए मैं खास तौर से बताता हूँ, रॉ सलाद नहीं लेना आपने, उसको भी स्टीम करके लेना है। बॉयल, हाँ तो हाँ। ये बॉडी 24 घंटे के लिए डिटॉक्स हो जाती है, फिर 1 वीक सबसे बढ़िया बात है। और पेट पे जो पट्टी मैंने बताई थी गीले हाँ। टॉवल, वो रखनी है सर। ओके, सर थैंक यू सर। प्लीज एक क्वेश्चन याद आया है, बीच में बोल रही हूँ, सॉरी। बोलिए मैम, बोलिए। सर वो हमारे यहाँ सर, दोबारा बताना। अंजू मैम सिर्फ 1 मिनट, मुझे एक क्वेश्चन याद आया, आई एम सॉरी। हमारे यहाँ एक बच्ची को ग्लूटेन का प्रॉब्लम डॉक्टर्स ने बताया, उसको पता नहीं जी था, जी मुझे भी नहीं पता था, तो उसको जी, बोला कि आपको लाइफ टाइम गेहूं नहीं खाना है। हाँ, तो क्या नहीं खाना? गेहूं गेहूं हाँ ग्लूटेन हाँ, जिसको नहीं खाना तो क्या हो गया? नहीं, आप इसने उन लोगों ने ज्वार मक्का ये सब स्टार्ट किया, फ्रूट स्टार्ट किए, तो एक्चुअली ये क्या होता है, इस जैसे कि ग्लूटेन की वजह से गेहूं लाइफ टाइम नहीं ये खा सकते। इंटॉलरेंस मतलब उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती ग्लूटीन को। एक्चुअली सुनिए मैम, 400 साल पहले हमारे देश में गेहूं नहीं था। ओके। गेहूं बाहर से आई हुई चीज है। हम लोग मोटा ओके अनाज ही सर, खाते हाँ। थे, चना जौ ज्वार बाजरा ये खाते थे। आप उस बच्चे को यही बोलिए, आप बेसन खाइए, या जो ये दालें होती हैं इनको पिसवा के अपने आटे में जौ ज्वार में उसको मिक्स करके दालों के पाउडर को भी उसके साथ खाया जा सकता है। पर जैसे कि सर उसकी हाइट है ना सभी बच्चों से प्रमाण में बहुत कम है, वेट भी गेन नहीं कर रही थी, इसीलिए एक बार रिपोर्ट्स करवाए तो पता चला, तो क्या ऐसे सही में होता है कि ग्लूटेन का हाँ प्रॉब्लम है जी, हाँ इसीलिए जी, हाइट नहीं नहीं, ठीक करें, ठीक करें, ऐसा होता है, बस ओके उसको गेहूं नहीं खाना। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ओके अनिल सर, सर, मेरा एक हेलो। प्रश्न है। जी। देखिए, आपने योग के बारे में जो प्राथमिक रूप से बताया, वैसे तो यहाँ पूरी ही ओपन हो गई, स्वास्थ्य संबंधी सभी अच्छी बातें हुई और सही बात, आज सही से ही बात है, हम सही उसका बात है। अनुकरण करेंगे। लेकिन सर मुझे एक प्रश्न ये था कि जिस प्रकार से योग में जो अष्टांग योग है उसमें कुंडलिनी जागरण का भी एक मुद्दा होता है, जिसमें मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, ये चक्रों का भेदन किया जाता है। तो वो किस प्रकार से वाकई में किया जाता है, उनके पद्म और उसकी पंखुड़ियां क्या होती, उसके बारे में एक बात जाननी थी। और दूसरी बात ये थी सर जी कि भेषज्य रत्नावली, हृदयंगम और काफी हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि जो फ्रूट सलाद है उसको कच्चे नहीं खाने चाहिए, उसको संस्कारित करके, अर्थात उसको थोड़ा सा बॉईल करके या बघार करके तड़का लगा के खाना चाहिए। तो आपने बताया कि हमारा 80% है वो सलाद में होना चाहिए, तो क्या ये कच्चा खाना ही उचित रहेगा? ये दो बारे में जरा प्रश्न था सर जी। हाँ, पहली बात तो ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, मैंने अभी बताया ना, किडनी वाले पेशेंट के लिए उसको हाफ स्टीम करके खाइए। दूसरा ये है कि अगर आपकी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं हो रहा, जैसे अभी एक हमारी मैडम ने बोला कि उसको ग्लूटीन से इंटॉलरेंस है, ऐसे ही अगर आपको कच्चे सलाद खाने से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको स्टीम करके खा सकते हैं या कोई बघार देकर ले सकते हैं। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, हमारे शरीर से शरीर को वेरी करता है, किसी को कुछ सूट करता है, किसी को नहीं। वो कहते हैं ना, माँ की दाल किसी को वादी तो किसी को स्वादी, तो किसी को वो सूट करती है, अच्छी लगती है, किसी को गैस बनाती है, भारीपन करती है।
तो प्रकृति हमारे यहाँ 7 तरह की प्रकृति बताई है आयुर्वेद में, वातज, पित्तज, कफज, फिर द्विदोषज होगी, वातज पित्तज, पित्तज कफज, वातज कफज, फिर त्रिदोषज होती है, वातज पित्तज का। तो 7 तरह की प्रकृति, 7 तरह की प्रकृति वाले को भोजन अलग अलग होना चाहिए। उसका सिंपल फॉर्मूला यही है, आपके शरीर को जो सूट करता है आप करिए। बस ये कॉमन पैमाना मैंने बताया कि 70% आपके खाने में सब्जियां, सलाद अगर रॉ नहीं ले सकते स्टीम करके ले, और फल। और सबसे बड़ी खासियत ये है, ये मौसम के होने चाहिए। दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं कुंडलिनी जागरण की बात, ये हमारे शरीर के अंदर ऐसे होता है जैसे आपके कमरे के अंदर पंखा अलग लगा हुआ है, ट्यूबलाइट अलग लगी हुई है और टीवी अलग है, लेकिन स्विच बोर्ड सबका एक है। स्विच बोर्ड एक है, वहां अलग अलग स्विच लगे हुए। तो जिस स्विच को ऑन करेंगे उस स्विच से रिलेटेड एपरेटस आपका काम करने लगेगा। ऐसे ही हमारे शरीर में 7 स्विचेस है। और पहली आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये अष्टांग योग का विषय नहीं है, ये हठ योग का विषय है। तो हठ योग का अर्थ होता है आपकी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को सम करना। और ये सम जब भी होंगे जब आपके ये स्विचेस ठीक होंगे। तो अपने इन स्विचेस को ठीक करने के लिए साधना की जाती है, उसको कहते हैं हम कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया। आपको इसके बारे में और डिटेल से जानकारी चाहिए तो मैं आप में से कोई मेरा नंबर नोट कर ले, जिस पे मैं कॉल पे आता हूँ। ये व्हाट्सएप वाला नहीं। हाँ बोलिए। मैं एक नंबर बोल रहा हूँ, सभी साधक, सभी टीचर्स लिख लें। 98 98 108 108 77 77 801। 801। आप इस पे कॉल करके मेरे से कभी भी किसी भी विषय में, आज ही नहीं थ्रू आउट लाइफ कभी भी पूछ सकते हैं। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए सर नंबर। सर थैंक यू सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर बहुत ही बढ़िया बढ़िया सर। सर मैंने एक बात पूछनी थी आपसे। जी जी सर एक नंबर और रिपीट कर दीजिए एक बार। बोलिए मैम। हाँ जी सर, ये जो कुंजन बताया आपने वो क्या हम डेली कर सकते हैं? शुरू में आपको अगर प्रॉब्लम है तो रोज करिए, नहीं सप्ताह में एक बार बहुत है। सर नंबर एक बार और बता दीजिए। से बोल रहा हूँ, मैंने किसी से सुना लिए। नहीं, डेली करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको वेट लॉस करना है, एसिडिटी रहती है, माइग्रेन रहता है, तो आप महीना 15 दिन इसको कर लें। अदरवाइज वीक में एक बार बहुत है। यही सुना था कि वीकली करनी चाहिए इसको। हाँ जी हाँ जी। अदरवाइज सर मैं भी आपका जो बताया आपने काफी कुछ फॉलो करती हूँ, क्योंकि हम जैन हैं तो ये 5 शील भी हम करते हैं, और योग, प्राणायाम, और सर हम मेडिटेशन भी मतलब काफी टाइम करते हैं दिन में, तो 2-3 घंटे कम से कम देखते हैं मेडिटेशन को भी। जी जी जी। तो आपका ये बस पूछना था कि कुंजन रोज कर सकते हैं या नहीं? थैंक यू सर। नहीं, रोज करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत हो तभी करें। जी जी थैंक यू सर। सर ये वमन का ही एक प्रकार हुआ कि नहीं? सर मैं वमन बोल रहा हूँ। सर्वप्रथम तो स्वस्थ जीवन की आचार संहिता का पाठ आपने जो पढ़ाया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं एक जिज्ञासा मेरे अंदर है कि बच्चों को वो कौन सी प्रमुख 4-5 एक्सरसाइजेस हैं जो प्रार्थना स्थल पर या विद्यालय में किसी समय कराई जा सकती हैं जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके? सर एक तो उनको प्राणायाम के लिए जो मैंने चीजें बताई, आप उनको गेम में करा सकते हैं। नाक्स वाली जो भ्रामरी बताई, और कपालभाति जो मैंने हा हुम बताई, और जो भी आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, सूक्ष्म क्रियाएं जिनको हम कहते हैं,
वो 5 टाइप्स की होती है, साइड बैंड, फॉरवर्ड बैंड, बैकवर्ड बैंड एंड ट्विस्ट और अपवर्ड। ये स्पाइन की 5 मूवमेंट्स होती हैं। किसी भी रूप में कराइए, कोई भी आसन इन 5 मूवमेंट के बिना नहीं हो सकता। पांचों में कोई एक मूवमेंट जरूर होगी। तो आप खड़े खड़े 5 मिनट उनको ये सूक्ष्म क्रियाएं कराएं, और उसके अलावा ये कपालभाति ना कराकर आप हा हुम, ताकि बच्चों को गेम लगे। उनमें 2 ग्रुप बना दो। एक को बोलो कि आप हा बोलो, जब ये हा बोलते हैं आप हुम बोलो। तो इस तरीके से आमने एक दूसरे के सामने रखते हुए उनको गेम के रूप में कराइए, उनको अच्छा लगेगा। फिर उनको बोलिए कि ये नाक को दबाकर जल्दी जल्दी कौन कितनी बार कर सकता है। तो इस तरीके से गेम खिलाकर आप उनको भ्रामरी करा सकते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर जलनेटी का प्रयोग, मैंने सुना है, वो कैसे करते हैं और उसके क्या फायदे हैं? हाँ, जलनेती एक पात्र होता है जलनेती का। आपने वो मार्केट में मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। आप उस पात्र में नमक का पानी डालिए। नमक का पानी कैसे बनाना है? आप गुनगुना पानी डालिए, इतना गुनगुना हो कि आपकी स्किन को बर्दाश्त हो, ठंडा नहीं होना चाहिए। और उसमें आधा चम्मच नमक आधा लीटर पानी में मिक्स कर लीजिए, और एक नाक पे रख के बस आगे झुकना है और गर्दन टेढ़ी कर देनी है। दूसरी नाक से वो निकलना शुरू हो जाता है, और फिर नाक को ब्लो करिए, ऐसे अच्छे से साफ करिए। ऐसे ही दूसरी साइड से कराइए, पर उसके बाद क्लीनिंग अच्छे से करा दे। उससे क्या फायदा होता है सर? अनिल सर, आपसे कितनी देर से बात करने बोलिए। सुना था एक सर, आप पेट की पट्टी वाला रिपीट कर देना सर। और जैसे पेट में सर ब्लोटिंग रहती है, उसका क्या सोल्यूशन है कि खाना खाने के बाद जो पेट फूलता है सर? हाँ, उसी के लिए मैंने बताया था। पेट की पट्टी आपको बताई, हैंड टॉवल आपके घर में होगा, उसको नॉर्मल पानी में डिप करिए। है जी सर, रिपीट करना, नेटवर्क में सर उसमें छूट गया था नेटवर्क। अभी बता रहा हूँ। छोटा हैंड टॉवल लेके पानी में, नॉर्मल पानी में डिप करके निचोड़ लें अच्छे से, और अपनी नाभि से 8 अंगुल नीचे तक उस टॉवल को रख लें, गीले टॉवल को। उसके ऊपर कोई गर्म पट्टी बांध लें, मफलर बांध लें, शॉल बांध लें, और उसके बाद आप 45 मिनट खाली पेट उसको बांध के अपने घर के काम करिए। लेटना नहीं है, नहीं तो घर वाले कहेंगे ये क्या इलाज बता दिया तुझे, कभी आधा घंटा सो रही है। ठीक है सर। और जल्दी कम करना है तो सुबह भी शाम भी, पौना घंटा सुबह, पौना घंटा शाम। शाम को कब करना है समझ लें, लंच के 4 घंटे बाद। ठीक है सर। 2 बजे किया है तो 6 बजे करना है। सुबह शाम करिए। 40 दिन बाद आप अपना वेट कम करके फिर मुझे फोन करके बताना। ठीक है सर। और सर, एक जैसे खाना खाने के बाद पेट सर ब्लोटिंग होता है, फूल जाता है, उसका सर क्या? इसी से ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और जिनको ब्लोट करता है, उनको गैस ज्यादा बनती है, उनके लिए एक तरीका है, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच जीरा। ठीक है सर। उसको 1 कप पानी में बॉईल करिए खूब अच्छे से, और उस पानी को छान के पीजिए रोज। ठीक है सर, ठीक है। ओके, तो आप नमस्कार मुद्रा में लें, शांति पाठ करते हैं। गहरा लंबा श्वास भरें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी का धन्यवाद, साधुवाद आप सभी को। मिथुन सर, मैं जा रहा हूँ। थैंक यू सर, अनिल सर, थैंक यू। आपका हमारे सारे धन्यवाद की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आभार व्यक्त करते हैं। आपने जो 6 कैनन ऑफ इंडियन हेल्थ बताया आज हमारे प्रतिभागी को, हमारा प्रतिभागी बहुत लाभान्वित हुए आपके कार्यक्रम के दौरान सर। पुनः आपको CCIT और प्रतिभागी की ओर से हार्दिक धन्यवाद सर। थैंक यू मिथुन सर।
थैंक यू सर। ओके।